हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हेलो शिक्षक, आई होप आप सभी का पेपर बहुत ही बेहतर गया होगा। इससे पहले हमने सोशल साइंस पेपर का सॉल्यूशन के साथ सॉल्व किया था कि हमारे आंसर क्या सही होंगे। आज हम मैथ्स व साइंस के पेपर सॉल्व करेंगे कि हमें किस तरह से उसको सॉल्व करना था और आंसर क्या होंगे। यहाँ पे आपके 31 से 50 तक के क्वेश्चन आपको हैंड रिटन सॉल्यूशन से मिलेंगे। उसके बाद आपका साइंस और पेडागोजी आ जाती है मैथ्स की, जिसके हम आपको आंसर बता देंगे। यहाँ पे हम जो सेट सॉल्व करने जा रहे हैं, हो सकता है आपका सेट दूसरा हो, तो क्वेश्चन आप चेक कर लीजिएगा कि आपका क्वेश्चन किस नंबर पे है। तो यहाँ पे जो 31st का क्वेश्चन बोला गया था, आप 12,000 की एक राशि किसी निश्चित प्रतिशत वार्षिक दर पर 1.5 वर्ष में 15,972 हो जाती जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। वही राशि उतने ही समय में उसी ब्याज दर से कितनी हो जाएगी यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो हमें यहाँ पे जो मूलधन दिया गया है, उसके बाद हमारा जो मृष्यधन दिया गया वो हमें 1.5 वर्ष का दिया, वो भी हमें छमाही। छमाही का मतलब होता है कि साल में 2 बार आता है छमाही, और यहाँ हमारा 1.5 साल है यानी कि 3 बार हो जाएगा। तो आपको कैसे सॉल्व करना था आर की वैल्यू निकालने के लिए, हमें मृष्यधन दिया गया था, मूलधन दिया गया, तो हमें मृष्यधन का फॉर्मूला पता है, तो उसके फॉर्मूले में हमने पुट कर दिया था। उसके बाद हमारा वर्ष कितना दिया था, 1.5 वर्ष, जो छमाही था, इसलिए यहाँ पे जो हमारा वर्ष हो गया था वो 3 हो गया था। उसके बाद हमारा जो इसको हमने मिश्रधन के अपॉन मूलधन कर दिया था, उसके बाद दोनों को काटा तो 1331 हो गया था, 1000 हो गया था। उसके बाद यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया इसका, तो यहाँ पे 100 प्लस आर हो गया, अपॉन में 100 हो गया था। उसके बाद हम जब ये क्यूब को हटाएंगे तो ये क्यूब में चेंज हो गया था, तो 1331 हमारा 11 का क्यूब था और 1000 हमारा 10 का क्यूब था। जब यहाँ पे ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हुआ, तो उसके बाद जो हम आर निकल के आया था छमाही का, वो 10% था। तो यानी कि 6 महीने का हमारा जो छमाही था वो 10% था, और हमसे बोला है 1 साल का, तो 1 साल के लिए वो 2 गुना हो जाएगा, यानी 6 6 2 गुना, 1 साल में 12 महीने होते, इसलिए इसको 2 गुना कर दिया 20। और फिर हमसे क्वेश्चन में बोला था कि अंत में वही राशि उतने ही समय में उसी ब्याज दर से कितनी हो जाएगी यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता। तो हमें वर्ष कितना था पहले, 1.5 वर्ष में, और हमें 1.5 वर्ष में ही निकालना था, यानी कि 1 साल यानी कि 12 महीने और 6 महीने को जोड़ के। तो हमें पता है 12 महीने का हमारा कितना था आर की वैल्यू, वो थी हमारी 20%, और हमारी जो 6 महीने की हमारा जो आर था वो हमारा था 10%। अब इन दोनों से हम 1.5 वर्ष का जो आर की वैल्यू निकालेंगे, तो आपको पता होगा फॉर्मूला x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। तो जब इसे वैल्यू पुट करेंगे तो आपका 32% वैल्यू आर निकल आएगी। मिश्रधन आपको पता था, मिश्रधन आपको निकालना है, मूलधन हमारा दिया हुआ था। जब हमने इसकी वैल्यू पुट की, हमारा 1 साल का निकालना था, तो जब हमने यहाँ पे सॉल्व किया तो हमारा 15,840 आ गया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कैसे निकालना था। थोड़ा सा टफ है क्वेश्चंस, लेकिन आपको अगर प्रैक्टिस किया होगा तो आपसे सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि पहले आपको आर वैल्यू छमाही निकालना था, फिर उसको चेंज करके आपको 1 साल का करना था। 1 साल के अगर निकाल लिया था आपने दोगुना करके, तो आपको 1.5 वर्ष का बोला था कि आपको जो निकालना अंत में उसी समय में, उतने ही समय में यहाँ पे बोला गया था। तो समय कितना था हमारा, 1.5 वर्ष था, तो 1.5 वर्ष के लिए हम 10 और 20% की आर वैल्यू निकालेंगे। तो जब आर वैल्यू हमारी 32 आ गई, तो 32 का ही हम मूलधन हमारा कितना था 12,000, तो 12,000 का जब 32% हमने निकाला तो हमारा निकल के आ गया 15,840, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही था। नेक्स्ट हमारा 52 था, सॉरी 32 था हमारा। रेखा ए बी पर एक बिंदु P स्थित है तथा पी क्यू एक किरण इस प्रकार है कि एंगल क्यू पी ए हमारा 7x है और एंगल क्यू पी बी हमारा 5x है, तो 8x माइनस 10 डिग्री का मान क्या होगा। तो यहाँ पे हमारी एक रेखा थी ए बी, तो हमने ए बी बना दी, और ए बी पर हमारा कौन सा बिंदु था, P बिंदु था, तो हमने यहाँ P बिंदु बनाया जब ए बी पर, तो हमने एक यहाँ पे बिंदु बना दिया P। उसके बाद बोला एक किरण इस प्रकार है कि हमारा जो एंगल बनेगा वो क्यू पी ए, यानी क्यू पी ए हमारा 7x है और क्यू पी भी हमारा 5x है। अगर आपको रैखिक युग्म का फॉर्मूला पता होगा, तो एक सरल रेखा पर बना कोण हमारा 180 डिग्री होता है, तो हम इन दोनों कोणों को जोड़ के 180 के बराबर कर देते, तो यहाँ पे आपकी x की वैल्यू निकल आती। उसके बाद आपसे बोला था 8x माइनस 10 डिग्री की, तो आपकी एक x की वैल्यू 15 थी, तो 8 से 15 को गुणा करते तो 15 8 120 हो जाता, उसको 10 से माइनस करते तो आपका आंसर निकल के आ जाता 110। तो आपका जो आंसर जाता वो 4 के साथ जाता, यानी कि 32 का आंसर था आपका 110 डिग्री। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था 33।
जब एक दुकानदार वस्तु ए को 384 रुपये में बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है, और जब वह वस्तु बी को 400 रुपये में बेचता है तो उसे 25% का लाभ होता है। यदि वह दोनों वस्तुओं को कुल मिलाकर 852 पर बेचे तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पे बता दें कि उसने जो वस्तु बेची थी पहले उससे 20% की हानि हो रही थी, तो उसने खरीदी कितने में थी हमें पहले ये पता होना चाहिए। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए आपको पता है कि बेची गई हमारा SP इंटू 100 अपॉन हमारा जो भी लाभ होता है यानी हानि होती प्रतिशत में वो लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारा 20% की हानि हो रही, इसलिए 100 में से 20 घटा के हमने नीचे 80 लिख दिया, और जब इसको सॉल्व किया तो हमारी पहली वस्तु का जो CP आया वो 480 आया। ऐसे ही दूसरी वस्तु का जब CP निकालेंगे तो यहाँ पे हमें 25% का लाभ हो रहा था, तो लाभ के लिए हम 100 में 125 जोड़ दिया तो 125 हो गया, और हमारा जो SP था 400 गुणे 100 अपॉन हमारा लाभ हो गया। जब इसको सॉल्व किया तो दूसरे वस्तु का हमारा 320 आ गया SP, तो टोटल उसका SP कितना हुआ, सॉरी CP कितना हुआ, वो 800 हो गया। उसने पूछा कि दोनों को मिलाकर अगर 852 में बेच दे, तो आपको पता है कि दोनों का खरीदार उसका 800 हुआ, यानी कि कॉस्ट प्राइस दोनों को मिलाकर 800 हो रहा है, और वो बोझ बेच कितने रहा है 852 में, तो कितने रुपए का फायदा हो रहा है उसको, 52 रुपए का। तो यही बताना है, लेकिन हमें प्रतिशत में बताना है, तो हमें लाभ प्रतिशत के लिए 52 का हमें क्रय मूल्य कितना था हमारा 800 था, तो 800 पे हमारा जो भी CP होता उस पे ही हम लाभ या हानि प्रतिशत निकालते। तो हमारा लाभ 52 था, उसको गुणे 100 करके अपना 800 से भाग दे दिया, तो हमारा जो आंसर निकल के आया हुआ 6.5%, यानी कि हमारा पहला सही है। नेक्स्ट आपका 34 क्वेश्चन, किसी त्रिभुज PQR की भुजा PQ पर S एक बिंदु पर इस प्रकार स्थित है कि RS बराबर PS बराबर QS होता है। यदि एंगल QPR बराबर 15 डिग्री है, तो हमें ये जो इक्वेशन दी गई थी इसको सॉल्व करना था। तो यहाँ पे बोला है कि हमारा किसी त्रिभुज PQR, तो हमने एक त्रिभुज बना लिया PQR, यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे। उसके बाद उन्होंने बोला कि PQ पर एक S बिंदु है, तो यहाँ पे हमने एक S बिंदु बना दिया, ये PQR था हमारा। उसके बाद हमें बताया कि ऐसा बनाना है कि RS PS और QS हमारा बराबर है, यानी कि हमारा जो RS है उसके बाद हमारा जो PS है, यानी RS के लिए हमें यहाँ पे एक लाइन खींचनी पड़ेगी जैसे स्क्रीन पे खींचा है, और ये तीनों लाइन हमारी आपस में बराबर है। तो हमें पता है कि हमारा एंगल दिया गया है QPR, यानी कि हमें ये P का एंगल दिया गया है 15 डिग्री। तो अगर आपने पढ़ा होगा कि बराबर भुजा के कोण बराबर होते हैं, तो बराबर भुजा के सामने का कोण कौन सा है, ये भुजा बराबर थी, ये भुजा बराबर थी, तो इसके सामने का कोण भी कितना हो गया 15 हो गया। तो जब ये 15 था ये 15 था, तो एक कोण कितना होता है 180 का होता है। तो यहाँ पे जब हम 180 से 30 को घटाएंगे तो ये एंगल S हमारे यहाँ पे निकल आएगा कितना 150। तो हमसे क्या, जब ये 150 है तो उसके बाद हमारा ये भी हमारा 35 हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि बराबर एंगल के बराबर होते, तो ये जब बराबर है ये बराबर, तो इसका एंगल भी दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे 35 हो गया। उसके बाद हमारा देख लिया एंगल क्या क्या निकल के आया कि ये बराबर इसके बराबर ये कोण के बराबर की वजह से ये दोनों एंगल हमारे बराबर हो गए। जब ये 150 हो गया तो ये टोटल 180 था, तो यहाँ पे 150 था तो इसके बगल वाला 30 हो गया। जब ये दोनों हमारी रेखा बराबर थी तो इनके सामने के हमारे एंगल बराबर होने चाहिए थे, इसलिए जब 150 में से 30 ये निकल गया तो बच्चा हमारे पास 150, और 150 का आधा हमारा होता है 75। अब ये हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई। अब हमसे बोला था कि जो इक्वेशन दी गई थी PQR, तो PQR अब बता दें आपको, यहाँ पे 75 था तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, और आपसे कहा है PRQ, तो PRQ पूरा लेंगे तो यहाँ पे हो गया 15 और यहाँ हो गया 75, तो 75 और 15 को जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। तो अब जब इन दोनों को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो 60 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर 4 निकल के आएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 35 बोला गया था, यदि x बराबर की वैल्यू दी गई थी, y की वैल्यू दी गई थी, बोला था 1/x और प्लस 1/y बताना था। तो यहाँ पे हम इनकी गुणनखंड कर लेंगे, जैसे यहाँ पे हमने 198 का गुणनखंड किया तो 2 3 3 11 आया। उसके बाद हमारा 5 5 0 का गुणनखंड किया तो 5 5 2 1 आया। तो यहाँ पे 5 5 2 1 कर दिया, तो हमारा ये रूट में था इसलिए पेयर बना लिया, तो 2 का पेयर बन रहा है, यहाँ पे 5 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है और 11 का पेयर। तो सबको एक एक बार बाहर लिख लिया, रूट हमारा हट गया, तो x की वैल्यू आ गई 330। वैसे ही अब हमारा यहाँ पे y की वैल्यू, लेकिन यहाँ पे क्यूब लगा था इसलिए इनका गुणनखंड किया, तो यहाँ पे y का 3 3 11 आया और 3 11 11, क्यूब था तो हमें 3 के पेयर बनाने थे, तो 3 के 3 बार बन गया, 11 का 3 बार बन गया, तो हमने एक एक बार लिख लिया, तो यहाँ पे y की वैल्यू आ गई आपकी 33।
उसके बाद बोला था 1/x और 1/y निकालना था आपका। तो हमने यहाँ x और y की वैल्यू निकाल दी, इसका एलसीएम आ गया 330। तो यहाँ पे 330 था ही, तो 1 हो गया, यहाँ पे 10 की कमी, तो 10 से गुड़ा कर दिया, तो यहाँ पे 10 हो गया। तो आपका आया 11 सही 33 जीरो। तो जब आप इसको भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा 0.0333। और जब एक वैल्यू बार बार कंटिन्यू आती तो उसमें बार लगा देते, यानी कि वो संख्या बार बार रिपीट कर रही, इसका अर्थ होता है। तो यहाँ पे जब हमारी वैल्यू आएगी वो 3333 कहाँ तक जाएगी नहीं पता, इसलिए यहाँ पे हमने बार लगा दिया, यानी कि इसके बाद जितनी भी गिनती वो हमारी रिपीटेड है, इसलिए यहाँ पे आपका जो आंसर जाता वो जाता 0.03 बार, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 36 था। आपको p की वैल्यू दी गई थी और बोला था p को मानक रूप में निम्न द्वारा व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे हमने जो अपना क्वेश्चन था वो लिख लिया। उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे दोनों में कॉमन क्या है, 10 की पावर 9 है, तो हमने 10 की पावर 9 कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे 10 की पावर 10 थी, 9 बाहर आ गया, तो एक 10 बच गया। जब 10 को इससे गुणा किया तो आपका एक पॉइंट पीछे आ गया, तो यहाँ पे 123.4 हो गया, यहाँ पे 12.34 था। तो जब 10 से गुणा करेंगे तो 123.4 हो जाएगा, और यहाँ पे भी पूरा बाहर आ गया था, इसलिए यहाँ 5.67 बचा। उसके दोनों को जब आपस में घटाया तो घटाने पे हमारी वैल्यू आ गई 117.73, और हमारा जो मल्टीप्लाई में आया वो 10 की पावर 9 आ गई। उसके बाद हमने यहाँ पे 2 के दशमलव आगे भेजा, यानी कि हमने 100 से गुणा किया, तो 100 से गुणा करने पे हमारा ये 0.2 आगे चला गया, तो 1.1773 हो गया। और जब यहाँ पे 10 की पावर 2 हो गई, मान लीजिए 100 की, तो 9 और 2 कितना होता है, जब गुणे में होते हैं तो उनकी पावर जुड़ जाती है, तो 9 2 11 हो गया। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन मिल रहा था वो ऑप्शन हमारा पहले के साथ जा रहा था, इसलिए हमारा 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 37 था। किस संख्या से -1/4 की पावर -1 को गुणा किया जाए ताकि गुणनफल -7 -1 का व्युत्क्रम हो जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइनस जो घात है माइनस में उसको प्लस में बदलने के लिए उसको अपॉन में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे जब माइनस को चेंज करने के लिए संख्या को अपनी पलटी, तो ये एक नीचे आ गया, 4 ऊपर चला गया, तो हमारी वैल्यू हो गई -4। और जब इस संख्या को हमने जब चेंज किया तो माइनस हटाने के लिए घात से, तो ये -4 ऊपर आ गया, 7 नीचे चला गया। अब हमें क्या बोला कि कौन सी संख्या से गुणा किया जाए कि हमारा गुणनफल का व्युत्क्रम हो जाए, यानी कि -4 को कौन सी संख्या से, मान लिया संख्या हमारी x थी, गुणा करें कि व्युत्क्रम मतलब होता है कि संख्या को पलट देना। तो जब हमने 1 से भाग दे दिया उसको, तो ये 7 ऊपर चला गया, 4 नीचे आ गया, और ये माइनस माइनस कट गया, और ये x 4 की वैल्यू नीचे चलेगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो हमसे पूछी गई थी वो निकल के आ गई 7/16, यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट 38 आपका था। यदि जो आपकी क्वेश्चन दी गई थी 313632 को p की स्क्वायर, p q5 की स्क्वायर और r की पावर 4 और p q r तथा अभाज्य संख्याएं, तो p प्लस q माइनस 2r का मान क्या है। तो सबसे पहले आपको जो संख्या दी गई थी उसका गुणनखंड निकाल लेना है। आपको गुणनखंड निकालना ही आता होगा। जैसे 3136 को सबसे छोटी संख्या यानी 2 से भाग देना शुरू करेंगे, एलसीएम निकालना शुरू करेंगे, तो आपका जो गुणनखंड निकल के आता वो इस प्रकार से निकल के आता। उसके बाद हम उस फॉर्म में लिख देते हैं, जैसे हमारा ये p क्यू आर के फॉर्म में है, तो हमने जब p क्यू आर के फॉर्म के पावर के फॉर्म में लिखा, तो यहाँ पे 2 की पावर 5 आ गई, और 3 की पावर 4 आई थी, 11 की पावर 2 आई थी। तो गुणनखंड आप खुद से निकाल के देख लीजिएगा। उसके बाद हमने मैच किया कि कहाँ पे पावर मैच करी, यानी कि 5 की पावर 5 यहाँ मैच करी, तो ये हमारा q की वैल्यू 2 हो गई। उसके बाद हमारी 4 की वैल्यू यहाँ 4 से मैच करी, इसका मतलब r की वैल्यू हमारी 3 हो गई, और ये हमारा स्क्वायर मैच करा था, यानी कि p की वैल्यू 11 हो गई। तो अब हमें यहाँ पे तीनों की वैल्यू मिल गई। अब हमें जो निकालना था वहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 7 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 39 था। सुनीता द्वारा प्री बोर्ड परीक्षा में प्राप्तांक नीचे अंक दिए गए उसके विषय के, और यदि उपयुक्त आंकड़ों का एक पाई चार्ट बनाया जाता है तो सुनीता द्वारा गणित में प्राप्त अंकों को दर्शाने वाले त्रिज्य खंड का कोण बताइए। तो पाई चार्ट आपको पता होगा सर्किल के अंदर बनाया जाता है, वही हमारा पाई चार्ट होता है, और इसके ये अंक विषय में प्राप्त है। तो टोटल अंक निकालने के लिए आप इसको जोड़ देंगे, तो टोटल अंक आपके यहाँ पे जोड़ने पे 400 आएगा। तो हमें प्राप्तांक पता चल गया कितना था टोटल, इसका हमारे विषय का 400 था, तो जब हमने जोड़ा तो 400 आ गया। उसके बाद हमें पता है कि हमारा जो सर्किल में पूरा होता है 360 डिग्री का होता है, इसलिए हमें किसका निकालना था,
बोला था यदि आंकड़े में पाए, जब गणित सब्जेक्ट का निकालना था तो आपको पता है गणित में उसको कितने मार्क्स मिले हैं, गणित में 96 निकले हैं। तो हमें यहाँ कोड बताना था। कोड के लिए हम क्या करेंगे, 96 को उसके टोटल प्राप्तांक से भाग दे देंगे और 360 डिग्री से गुणा कर देंगे, क्योंकि डिग्री निकालना था और एक पाई चार्ट का जो टोटल डिग्री होता है 360 होता है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आता है वो आता 86.4 डिग्री। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही जा रहा था, 86.4 डिग्री, यानी ऑप्शन 2 आपका सही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका बेलन से रिलेटेड कि किसी लंबवृत्तीय बेलन की लंबाई 1.2 मीटर है और इसका आयतन 4620 सेंटीमीटर क्यूब है और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में है और पाई की वैल्यू दी गई थी। तो आपको जो वैल्यू निकालनी थी वो निकालना था, बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना था। तो यहाँ पे बेलन का आयतन दिया गया था आपको 4620 और यहाँ पे लंबाई दी गई थी, लेकिन हमारा मीटर में दी गई थी। तो याद रखिएगा ये हमारा जो आयतन था सेंटीमीटर, इसलिए मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 120 सेंटीमीटर लंबाई, यानी कि हमारी हाइट आ जाएगी बेलन की। तो अब वैल्यू हमें पता होना चाहिए बेलन का आयतन कितना होता है। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू दी गई हमें, आर की वैल्यू हमें निकालनी है पहले इससे, उसके बाद एच की वैल्यू हमने अभी बताया कि आपका 120 सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ पे मीटर से सेंटीमीटर करेंगे। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर हमारा 49/4 हो जाएगा और आर का अगर हम क्यूब करेंगे यहाँ पे तो ये 49 हमारा 7 का क्यूब और हमारा 4 2 का क्यूब, यानी आर की वैल्यू आ गई 7/2। अब हमें जो निकालना था बेलन का वक्र पृष्ठ निकालेंगे, यानी कि फॉर्मूला क्या होता है का 2 पाई आर एच होता है। 2 पाई की वैल्यू यहाँ पे पता है हमें, आर हमने निकाल लिया, एच हमें पता है 120 होता है। अब सिर्फ आपको सॉल्व करना था, सॉल्व करने पे जो आंसर आपका 2640 आता। तो आपका जो 40 का क्वेश्चन सही जाता, आपका पहला चला जाता, यानी कि 2640। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था 41, यदि एफ वी ई क्रमशः किसी त्रिभुजाकार प्रिज्म के फलक, शीर्ष और किनारों की संख्याएं हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपको अगर प्रिज्म पता होगा कि तो प्रिज्म क्या होता है, आप पिक्चर में देख सकते हैं कि जब तीन बेसों पे हमारी जो बराबर के सामने की आयत होती हैं, आयत की भुजाएं खींची जाती, तो वही हमारा प्रिज्म कहलाता है। तो हमारा जो प्रिज्म होता है उसमें कितनी हमारे फलक होती हैं, यानी कि एफ को फलक से डोनेट किया है। तो यहाँ पे 5 फलक होती, यानी कि हमारे 5 आयताकार जो दीवार होती हैं हमारे उस ये और नीचे जो होती उसके सामने की जो दीवारें होती हैं, जैसे यहाँ पे इसके बराबर में एक आयत बना है, इसके बराबर में, एक से बराबर में ये आयत बना है। तो यहाँ पे जो वैल्यू हमें फलक की मिलती है वो 5 मिलती है। एफ बराबर आपका 5 हो जाता है, यानी कि 5 आयताकार दीवार होती, एक फर्श और एक छत मिला के आपके 5 हो जाते हैं। उसके बाद वी हमारा जो होता है वो शीर्ष हो जाते हैं। तो शीर्ष आपके 3 कोने ऊपर होते, 3 कोने नीचे होता है, यानी कि आपकी वी की वैल्यू 6 हो जाती। उसके बाद आपकी जो ई की वैल्यू निकालनी थी, यानी कि किनारे की एजेस की निकालनी थी, उसमें फर्श की भुजा के 3 गुना होती। तो फर्श की भुजा कितनी है, 3 है, तो उनको 3 गुना करने के लिए आपका ई की वैल्यू कितना हो जाएगी, 9 हो जाएगी। अब आपको यहाँ पे वैल्यू पता चल गई है, तो आपको क्या करना था, ऐसी वैल्यू देखना था जो इनको इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो। तो आपका जो सेटिस्फाई करता है वो 4 ऑप्शन करता है। एक बार पुट करके आप देख लीजिएगा, जैसे यहाँ पे हमने पुट करके देखा है तो यहाँ पे 10 बराबर 10 आ गया था, इसलिए हमारा जो ऑप्शन 4 था वो यहाँ पे सही हो गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 42 था, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 8y 20x प्लस 2x इक्वल टू एक्स प्लस ए आपकी इक्वेशन दी गई थी, तो a माइनस बी का मान बताइए। तो आपको जो इक्वेशन दी गई थी अगर इसके फॉर्म में लिख देते तो हम इसको मैच करके a की वैल्यू और b की वैल्यू निकाल लेते और a माइनस बी कर देते। तो हमने जब इसको ओपन किया यहाँ पे जब हमने वैल्यू को ओपन किया 8x स्क्वायर और 8y 20x और इसको वैल्यू, तो हमने यहाँ पे जब 5x में इसको दोनों में से 5x कॉमन लिया तो यहाँ पे x माइनस 4 बच गया। इन दोनों में से 2y कॉमन लिया तो x माइनस 4 बच गया। उसके बाद x माइनस 4 हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे 5x प्लस 2y हो गया। तो इससे क्या हुआ, आपकी जो इक्वेशन इस इक्वेशन से जो मिली हमारी, इसको इससे रिलेट करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ x माइनस 4, यहाँ पे x प्लस ए है, तो यहाँ पे जो a की वैल्यू निकल के आई वो -4 निकल आई। उसके बाद जब इस बॉक्स को हमने रिलेट किया तो bx प्लस 2y 5x प्लस 2y, तो b की वैल्यू जो आ गई यहाँ पे वो 5 आ गई। तो अब हमें a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या करना है, a माइनस बी करना है। तो हमें a माइनस बी जब करेंगे तो -4 -5 -9 आ जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 आपका था, आपको इक्वेशन दिया गया था और बोला था a प्लस बी माइनस सी था, तो आपको 5p प्लस क्यू माइनस आर का मान बताना था।
तो यहाँ पे आपको पहले ए को सॉल्व कर लेना था, फिर बी को सॉल्व कर लेना था ओपन करके, सी को सॉल्व कर लेना था। जब तीनों को सॉल्व कर लेते तो आपको इस फॉर्म में लिख लेना था, यानी कि ए प्लस बी माइनस सी के फॉर्म में। जब आप ए प्लस बी माइनस सी के फॉर्म में लिखते तो यहाँ पे जैसे अभी ऊपर हमने कंपेयर किया था वैसे ही नीचे करते, यानी कि हमारा जो इक्वेशन आती यहाँ पे सॉल्व करने पे माइनस एस स्क्वायर 10x स्क्वायर माइनस वाई माइनस 10y स्क्वायर आता। तो उसके बाद जब हम इस इक्वेशन से रिलेट करते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर किस में आ रहा, पी में आ रहा, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी -1 आ गई। उसके बाद एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर किस में आ रहा है हमारा, क्यू में आ रहा है, तो क्यू की वैल्यू हमारी 10 हो गई। उसके बाद वाई स्क्वायर किस में आ रहा है आपकी, आर आ रही है, तो आर कितनी आ गई आपकी -3 आ गई। इस तरह से आपको तीनों की वैल्यू मिल गई। तीनों की वैल्यू मिलने के बाद आपसे जो पूछा गया था यहाँ 5p प्लस क्यू माइनस आर, उसको आपको यहाँ पे पुट कर देना था और पुट करके आपको यहाँ पे सॉल्व कर लेना था। और सॉल्व करने पे आपका जो आंसर आता है यानी कि 8 निकल के आता है, तो आपका जो आंसर हो जाता है इसका वो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 8 हो जाता। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन 44 था, निम्नलिखित में से कौन से 2, 3 और 11 से विभाज्य। तो आपको पता होता है विभाज्यता का नियम कि हमारी जो संख्या 2 होती है, अगर लास्ट डिजिट हमारा इकाई अंक हमारा इवन है तो 2 से विभाजित होता है। और संख्या 3 को जोड़ने पे हमारा अगर संख्या 3 से विभाजित होती है, यानी पहला देखते हैं ऑप्शन हमारा 8 4 कितना होता है 12 होता है, और 8 4 12 यानी कि 24। तो 24 3 से भाग जाता है यानी कि हमारा शेषफल 0 हो जाता है, इसलिए 3 से भी विभाज्य है। और 11 से विभाज्य के लिए हम क्या करते हैं, इवन और ऑड संख्या के ऑड नंबर पे जो संख्या होती है उसको जोड़ के माइनस कर देते हैं, यानी कि हमारा जो 8 और 4 जो इवन ऑड नंबर प्लेसेस पे हैं उनको जोड़ लिया 8 + 4। उसके बाद जो इवन प्लेस थी हमारी सेकेंड और फोर्थ उसको जोड़ लिया आपस में 8 + 4, और दोनों को आपस में माइनस कर दिया तो कितना आया आपका 12 - 12 यानी कि 0 आ गई। 0 जब आ जाती यानी कि संख्या हमारी 11 से विभाज्य है, इसलिए आपका 4 का आंसर पहला ही सही चला। इसी प्रकार हम बाकी संख्याओं को भी चेक करते हैं, तो इसमें हमारा जो आंसर सही जाता वो ऑप्शन नंबर 2 जाता। आप करके देखिएगा, जैसे ए को किया है वैसे ही डी को भी चेक करिएगा, ये भी हमारी 2 से 3 से और 11 से विभाज्य है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन था वो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो 45 था, उसमें क्या करना था, आपको समीकरण दिया था उसको हल करना था। तो हल करने के लिए समीकरण को हमने क्या किया, उसको ओपन कर लिया। यहाँ पे साइन था, तो साइन यहाँ माइनस का 2x हो गया और माइनस प्लस माइनस हो जाता है। उसके बाद जब सॉल्व किया इसको तो हमारी x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, -4 निकल के आ गई। और इसी -4 की वैल्यू हमें क्या करनी थी, ऑप्शन किसी ऑप्शन में रखनी थी, बताना था कौन LHS बराबर RHS है। तो आप अगर x की वैल्यू -4 अगर ऑप्शन नंबर सेकंड में रखते तो आपका जो -15 इक्वल यानी कि LHS इक्वल टू RHS आ जाता, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाता। नेक्स्ट आपका 46 क्वेश्चन था, नीचे दिए गए आंकड़ों के बहुलक, माध्यक और परिसर निकालना था। तो यहाँ पे आपको पहले सीरीज को एक बढ़ती हुई संख्या के रूप में लिख लेना था, जैसे यहाँ पे लिखी 7 8 9 10 11 11 13 14 15। उसके बाद आपको देखना था बहुलक क्या होता है। बहुलक वह संख्या होती है जो 1 से 10 बाकी संख्याओं से सबसे अधिक बार आई हो। तो यहाँ पे सबसे अधिक बार कौन सी संख्या आई है, 11 आई है, इसलिए हमारा बहुलक 11 हो गया। परिसर क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का सीरीज में अंतर होता है। तो सबसे छोटी संख्या 7 है, बड़ी हमारी 27 है, तो दोनों का अंतर 16 आ गया। और माध्यिका हमारी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमारी जो बीच की संख्या होती सीरीज की, यहाँ पे देखिए ये और ये, यहाँ पे 5 संख्याएं हैं, यहाँ पे 5 संख्या, और बीच की क्या बची आपकी 11 और 13। इन दोनों की हम माध्यिका निकालेंगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगी। अब हमें तीनों की वैल्यू मिल गई तो हम तीनों का माध्य निकालेंगे, तीनों को जोड़ के 3 से भाग दे देंगे तो 39/3 आ जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 13, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। 47 क्वेश्चन आपका था कि ABCD एक सम चतुर्भुज है जिसमें ADB 25 डिग्री है, और आपको इक्वेशन दी गई थी, आपको सॉल्व करके इसकी आपका एंगल बताना था। तो यहाँ पे हमें पता है कि जो सम चतुर्भुज होती है कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन उसके डायगोनल जो होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पे जो हमारा डायगोनल है ये बराबर नहीं होगी, लेकिन ये डायगोनल जहाँ पे कटेंगे वो 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ये प्रॉपर्टीज होती है हमारे सम चतुर्भुज की। और यहाँ पे जो ये एक डायगोनल दूसरे डायगोनल से बराबर होता है जहाँ पे काटते हैं, और ये बराबर होता है दूसरे डिस्टेंस से। तो ये हमारी जो 3 प्रॉपर्टीज थी, इसको करने से पहले यहाँ पे आपको एंगल ADB दिया गया था 25 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल ADB कहाँ बना हुआ है, ADB आपका 25 हो गया, और यहाँ पे एंगल 90 हमने बताया प्रॉपर्टी से। तो ये एक कोण होता है 180 डिग्री का, तो 90 + 25 को 180 से माइनस करेंगे तो यहाँ का एंगल आ गया 65।
जब ये 65 था तो इसका अपोजिट एंगल भी 65 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो इसी तरह आपका ये भी 25 डिग्री आ जाएगा और ये भी 25 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिल गई। उसके बाद हमें पूछा है BAD, तो BAD हमारा कहाँ पे है, BAD, तो ये 65 बना रहा है, तो हमारा 130 डिग्री हो गया। और एंगल ABC बोला था, तो हमारा एंगल जो ABC था वो 25 + 25 हो गया था, यानी 50 हो गया था। और इनका जो इक्वेशन बोला था इसको 2 गुना करके माइनस करना था, तो 130 का 2 गुना किया तो 260 हो गया, 50 से माइनस किया तो आपका एंगल आ गया 210 डिग्री। तो आपका आंसर जो था वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 47 का सेकंड सही था। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन 48 था उसमें आपको आंसर बताना था कि PQRS एक चतुर्भुज है जिसमें PQ बराबर PS है और RQ बराबर RS है। तो इस चतुर्भुज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपका 48 का आंसर जो जाता वो सेकंड के साथ जाता कि प्रत्येक विकर्ण प्रत्येक शीर्ष पर कोण को समद्विभाजित करते। अभी हमने बताया कि जो विकर्ण होते हैं उनके शीर्ष जो होते हैं उनको 2 बराबर भागों में बांटते हैं, उनकी बराबर डिस्टेंस होती है, इसलिए आपका सेकंड आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो 49 क्वेश्चन था बोला था किसी आयत का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं 176 सेंटीमीटर हैं और 56 सेंटीमीटर हैं और एक वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर है और वृत्त की परिधि क्या है हमें ये निकालना था। तो आयत का क्षेत्रफल आपको पता है लंबाई गुणे चौड़ाई होती है और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो यहाँ पे हमने दोनों के क्षेत्रफल को बराबर लिख दिया और हमें वैल्यू रख दिया। तो यहाँ पे सॉल्व करने पे जो r की वैल्यू आ गई वो आ गई हमारी 56। तो यहाँ पे परिधि निकालने बोला था, तो परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr और जब वहाँ पे r की वैल्यू पुट की, पाई की वैल्यू हमें दी गई हुई थी, तो हमारा जो आंसर आया परिधि का वो आया 352, यानी कि हमारा जो ऑप्शन जाएगा वो ऑप्शन 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो 50 लास्ट क्वेश्चन था आपका सॉल्यूशन का, वो विमाओं को 40 सेंटीमीटर 36 सेंटीमीटर और इंटू एक्स वाले एक ठोस घनाभ के पृष्ठ को 20 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पेंट कराने की लागत 1032 रुपये। तो एक्स का मान क्या है। तो यहाँ पे हमें बता दें कि आपको कि यहाँ पे 100 सेंटीमीटर्स के लिए आपका 20 रुपये लग रहा, तो 1 सेंटीमीटर के लिए कितना रुपये लगेगा, 1/5 लगेगा। तो यहाँ पे हमें पूरी किसी पेंट को करने के लिए किसी भी एरिया को उसका पूरा घनाभ चाहिए, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल चाहिए। तो यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए 2LB + BH + HL होता है। और हमें पता है कि यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो रुपये लगेगा वो 132 रुपये था और 1/5 था, तो यहाँ 5 से गुणा हो जाएगा। और जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे जो वैल्यू दी गई थी यहाँ पे 40 × 36 × x, उसके बाद यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x आपकी निकल आएगी 15। तो इस तरह से आपको खुद से सॉल्व करके चेक करना, आपको मेथड बता दिया है। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आती है ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ सही हो जाता। तो आपके ये थे आपके 31 से लेकर आपके 50 के ऐसे क्वेश्चन जो सॉल्यूशन में आते। इसके बाद आपको हम आंसर बता देंगे क्योंकि आपको उसमें सॉल्यूशन की नहीं थोड़ा सा समझने की नीड है, इसलिए 51 से आपकी 90 तक हम आंसर बता देंगे कि कौन से आंसर आपके सही हैं। 51 आपका क्वेश्चन पूछा गया, गणित की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के साथ निम्नलिखित समस्याएं रखती है। तो आपको यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए गए थे A B C, इन तीनों को पढ़ लीजिएगा। फिर आपको कंडीशन बताना था कि इन तीनों स्टेटमेंट में कौन सा आपका सही था। तो 51 का जो आपको आंसर लगाना था वो आपको ऑप्शन 3 लगाना था कि A और B एकात्मक विधि पर आधारित दैनिक जीवन की समस्याएं। तो 51 का आपका 3 सही हो जाता। 52 आपका क्वेश्चन पूछा था कि 6 के गुणज से एक कम और एक अधिक अभाज्य संख्या एक डैश का उदाहरण है। तो ये जो आपका ऑप्शन जाता है वो सामान्यकरण के साथ जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाता। 53 आपका था निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। तो 53 का जो आपका ऑप्शन था वो 3rd था कि अधिगमकर्ताओं को उनकी विद्यमान क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये आपका पॉजिटिव आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका 54 पूछा, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में दैनिक जीवन की परिस्थितियों में से विभिन्न उदाहरणों की चर्चा करती, जैसे कई अन्य पटरियों को पार करते हुए एक रेल पटरी, 2 अथवा अधिक सड़कों को पार करती हुई एक सड़क और अंग्रेजी वर्णमाला जैसे H Z आदि। तो निम्नलिखित में से किस अवधारणाओं का परिचय इन उदाहरणों द्वारा दिया जा रहा है। तो 54 का जो आपको ऑप्शन लगाना था वो ऑप्शन फर्स्ट लगाना था कि आपका जो B और C था, यानी कि त्रियक छेदी रेखा और समांतर रेखाएं, यही आपका अवधारणा बताना चाह रही थी, इसलिए जो आपका ऑप्शन जाता 54 का वो फर्स्ट सही हो जाता। नेक्स्ट आपका 55 बोला गया था कि निरंतर और व्यापक मूल्यांकन यानी कि CCE के लिए निम्नलिखित में से क्या सही है। तो 55 का जो आपका आंसर था वो फर्स्ट ही था कि निरंतर और व्यापक मूल्यांकन में आकलन प्रक्रिया में पूर्व ज्ञान समझने के स्तर और अधिगम प्रक्रिया का आकलन सम्मिलित होना चाहिए।
56 क्वेश्चन था आपका कि निम्नलिखित में से कौन से गणित में एक अवधारणा मानचित्र की आवश्यकता विशेषताएं हैं। तो 56 का जो आपको ऑप्शन लगाना था वो थर्ड लगाना था कि जो आपकी अवधारणा वो ए बी है, बाकी आपका सी डी यहाँ पे गलत हो जाता। तो ये 56 का आपका आंसर थर्ड है। नेक्स्ट आपका 57 था कि गणित की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, ये बताना था आपको। तो 57 का आपका थर्ड गलत हो जाता कि गणित उन अधिकांश विषयों की तुलना में बहुत अधिक अमूर्त और पदानुक्रमित है जो बच्चे उसी उम्र में सीखते हैं। नेक्स्ट आपका जो 58 था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित पाठ्यपुस्तक के संबंध में सही नहीं है। तो आपका जो 58 का आंसर जाता वो फोर्थ चला जाता कि गणित पाठ्यपुस्तक में केवल हल के लिए उदाहरण होने चाहिए, जरूरी नहीं है, इसलिए थोड़ा निगेटिव आंसर हो जाता। और 59 आपका था कि गणित की कक्षा में तर्क वितर्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है। तो आपका जो 59 का आंसर जाता सेकंड के साथ जाता कि आपका जो स्टेटमेंट ए और बी है वो राइट हो जाता, बाकी आपका सी और डी गलत हो जाता, इसलिए आपका ऑप्शन 2 यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट 60 था आपका गणित में एक कंजेक्चर क्या है। तो यहाँ पे आपका 60 का जो ऑप्शन सही होता वो ऑप्शन आपका 60 का थर्ड सही हो जाता कि एक प्रतिज्ञप्ति या निष्कर्ष है जो बिना प्रमाण के एक अस्थायी आधार पर सत्य माना जाता। तो यहाँ पे 60 का थर्ड आपका ऑप्शन सही हो जाता। 61 था निम्नलिखित में से मुक्तोत्तर प्रश्न की पहचान कीजिए। तो 61 का जो आपका ऑप्शन जाता वो सेकंड हो जाता कि क्या होगा यदि मानव सेलुलोज को पचा सके। तो आपका सेकंड आप जो हो जाएगी वो मुक्तोत्तर प्रश्न हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 62 था विद्यार्थियों के एक समूह को एक ऐसी गतिविधि में संलग्न किया जाना कि जिसमें वे बीकर में सामान्य नल के पानी का क्वथन तापमान यानी कि क्वथनांक माप रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इस कार्य में उन्हें आंकने का उपयुक्त संकेतक नहीं है। तो 62 का जो आपको आंसर लगाना था वो पहला ही लगाना था कि थर्मामीटर की अल्पतमांक न्यूनतम गणना पर ध्यान देना। तो आपका यहाँ पे पहला सही हो जाता। नेक्स्ट आपका जो 63 था निम्नलिखित में से कौन से कथन स्कूलों में वर्तमान में पालन होने वाले पाठचर्या संबंधी गतिविधियों के संबंध में सही है। तो 63 का जो आपका ऑप्शन जाता वो पहले के साथ जाता कि बी और सी आपका जो कथन है वो आज के वर्तमान के समय पाठचर्या की गतिविधियों से संबंध रखते, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाता। 64 था आपका निम्नलिखित में से किसको स्कूली विज्ञान पाठचर्या में सामाजिक वैज्ञानिक मामलों जैसे जीएम भोजन को सम्मिलित करने के एक मान्य कारण के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता। तो 64 का जो आपका ऑप्शन जाता वो थर्ड चला जाता कि एक निश्चित विद्या विशेष के रूप में विज्ञान की अनुशंसा करने में सहायक है। 65 था आपका विज्ञान पाठचर्या की विषय वस्तु वैधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा समानता परिलक्षित नहीं होते हैं। तो आपका 65 का जो ऑप्शन जाता आपका सेकंड के साथ जाता, यानी कि आपके तीनों स्टेटमेंट गलत थे, तो यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाता। 66 था आपका कक्षा 7 में जीवों में श्वसन पठन पढ़ाने के लिए पश्चात शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के साथ निम्नलिखित गतिविधि करती है। वे 3 परखलियां लेते हैं तथा प्रत्येक के 3/4 को जल से भर देते हैं और परख नलियों को ए बी सी के रूप में अंकित करते हैं। ये परख नलियां ए में घोंघा डाल देते हैं, परख नली बी में जल पादप और सी में घोंघा और पादप और दोनों रख देते। शिक्षिका तब विद्यार्थियों से पूछती कि किस परख नली में CO2 का उच्चतम साधारण होगा। इस मामले में शिक्षिका किस प्रक्रिया कौशल को बल दे रही। तो यहाँ पे 66 का जो ऑप्शन जाता है यहाँ पे पूर्व अनुमान का जाता है, यानी कि वो पूर्व के ज्ञान को जानना चाह रही, इसलिए ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। 67 था पाठ्य पुस्तकों में विस्तारित अधिगम के भाग के रूप में प्रस्तावित गतिविधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो 67 का जो आपका ऑप्शन जाता है वो 4 के साथ जाता कि ये विद्यार्थी के मूल्यांकन का महत्वपूर्ण आधार बनती है। नेक्स्ट आपका जो 68 था निम्नलिखित में से किस टीम शिक्षण के सबसे उपयुक्त तर्काधार के रूप में शामिल किया जा सकता है। तो 68 का जो आपका ऑप्शन जाता है वो थर्ड के साथ जाता कि यह विद्यार्थियों की भागीदारी में वृद्धि करने में सहायक, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाता। 69 था आपका निम्नलिखित में से कक्षा 7 के विद्यार्थियों में गोलीय दर्पणों में प्रतिबिंब रचना की अवधारणा को प्रस्तुत करने के लिए उपयुक्त गतिविधि कौन सी होगी। तो 69 का आपका जो ऑप्शन जाता है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाता कि विद्यार्थियों को चमकीले स्टील चम्मच के साथ खेलने तथा उसमें अपने प्रतिबिंबों का अवलोकन करने के लिए कहा गया है। 70 आपका हो जाता क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा इस कथन से परिलक्षित नहीं होता कि अच्छी विज्ञान शिक्षा बच्चों के अनुकूलन जीवन के अनुकूलन विद्या विशेष के अनुकूलन है। तो 70 का जो आपका ऑप्शन जाता है वो सेकंड के साथ जाता कि विज्ञान शिक्षा को विद्यार्थियों के स्कूल में अनुशासित रहने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। नेक्स्ट आपका 71 था निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प बताइए। तो यहाँ पे अभिकथन और तर्क दिया गया था, तो 71 का आपका जो आंसर लगाना था वो पहला लगाना था कि ए सही है, लेकिन हमारा जो आर था वो गलत था, इसलिए हमारा पहला सही हो जाता।
नेक्स्ट 72 था आपका नाइट्रोजन यौगिकरण शब्द का क्या अर्थ है। तो आपका जो अर्थ था 72 का वो चौथा था कि मृदा में उपस्थित विद्यमान जीवाणुओं द्वारा अमोनिया का नाइट्रेट में रूपांतरण, यानी ऑप्शन 4 आपका सही हो जाता। 73 आपका था उस समुच्चय की पहचान कीजिए जिसमें अनियत तापी जीवों को समाविष्ट किया गया है। तो 73 का आपका जो ऑप्शन जाता वो सेकंड जाता कि सर्प, मेढक, कॉकरोच ऐसे हैं जो अनियत तापी जीवों को समाविष्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 आपका सही हो जाता। 74 था निम्नलिखित में से किस अवस्थिति में स्प्रिंग में न्यूनतम कम से कम स्थितिज ऊर्जा होती है हमारी। तो 74 का जो ऑप्शन था वो पहला ही होता है कि स्प्रिंग को ना तो संपीड़ित किया जाता है ना ही खींचा जा गया है, वह भूमि पर पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से मात्रक के युग का समान भौतिक राशि के मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो 75 का जो ऑप्शन जाता है आपका 4 के साथ जाता है, यानी कि किलोग्राम मीटर स्क्वायर, यानी कि पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आपका 76 था निम्नलिखित में से कौन से कथन जीवित जीवों की कोशिकाएं के संबंध में सही हैं। तो यहाँ पे आपका जो विकल्प सही जाता 76 का वो पहला जाता कि केवल डी आपका जो स्टेटमेंट है, यानी सभी की कोशिकाएं झिल्ली होती हैं, ये आपका सही है। नेक्स्ट आपका 77 हो जाता है उस समुच्चय का चयन कीजिए जो कॉलम ए और कॉलम ए में दिए गए अपशिष्ट कचरे के प्रकार का कॉलम बी में दिए गए उसके द्वारा अपघटन में लगने वाले लगभग समय के साथ सही प्रकार से सम्मिलित हैं। तो 77 का जो आपका ऑप्शन जाता वो जाता थर्ड के साथ कि आपका ए का जो था वो 5 के साथ हो जाता और बी का आपका फर्स्ट के साथ हो जाता, उसके बाद आपका सी सेकंड के साथ हो जाता और आपका डी थर्ड के साथ हो जाता और ई आपका 4 के साथ जाता। तो यहाँ पे 77 का आंसर आपका थर्ड सही हो जाता। नेक्स्ट आपका 78 क्वेश्चन था एक ऊंचाई से 15 ग्राम द्रव्यमान का पंख छोड़ा जाता है, यह पाया जाता है कि एक समान वेग से गिर रहा है, तो उस पर काम करने वाला नेट बल कितना है। तो 78 का ऑप्शन आपका पहला सही जाता है, यानी कि आपका शून्य होता। तो यहाँ पे आपका आंसर 1 सही था। 79 में आपकी x की पावर 3 प्लस आयन तत्व x परमाणु द्रव्यमान 27 और परमाणु क्रमांक आपका 13 से प्राप्त हुआ है। तो x3 प्लस में प्रोटॉनों, इलेक्ट्रॉनों, न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो 79 का आपका थर्ड के साथ जाता है, यानी कि 13, 10 और 14। 80 क्वेश्चन आपका था निम्नलिखित में से किन कोशिका अंगकों में स्वयं का डीएनए अंतर्विष्ट है। तो अंतर्विष्ट है तो हमारा जो ऑप्शन जाता है सी का वो सेकंड के साथ जाता है, यानी कि ए बी सी आपका यहाँ पे सही है। नेक्स्ट आपका 81 था निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। तो यहाँ पे कथन दिया गया था, तर्क दिया गया था। तो 81 को जो आपका आंसर लगाना था कि ए हमारा गलत है, यानी कि विद्युत धारा एक सदिश राशि नहीं होती, विद्युत धारा एक अदिश राशि होती, इसलिए हमारा ए गलत था और आर सही था। इसलिए जो आपका 81 का ऑप्शन जाता है वो सेकंड सही हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट आपका जो 82 था चार द्रवों ए बी सी के डी के घनत्व नीचे दिए गए हैं, तो यह सूचना के आधार पर निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। तो 82 का आपका फर्स्ट सही हो जाता है कि एक बिंब जो द्रव सी में तैरता है वह द्रव ए और द्रव ए में भी तैर भी सकता है और नहीं भी। तो यहाँ पे आपका 82 का फर्स्ट सही हो जाता है। 83 होता है निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ माचिस के निघर्षण पृष्ठ पर विद्यमान होते हैं। तो यहाँ पे 83 का जो ऑप्शन जाता है आपका सेकंड के साथ कि लाल फास्फोरस और मैग्नीशियम, यानी कि ऑप्शन 2 आपका सही होता। 84 में आपका ए और बी अपने हार्मोन तब संस्रावित करते हैं जब उन्हें ग्रंथि सी से आदेश प्राप्त होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा क्रमशः ए बी सी हो सकता है। तो 84 का जो आपका ऑप्शन जाता है वो चौथे के साथ जाता है, यानी कि आपका 84 का ऑप्शन जो आपका जाता है वो चौथे के साथ जाता है, यानी कि थायराइड, अधिवृक्क और यानी कि एंड्रल और ग्रंथियां या फिर पीयूष ग्रंथि। तो आपका ए बी सी जो ऑप्शन था वो 4 में था। 85 आपका क्वेश्चन था कि गलत कथन की पहचान कीजिए। तो आपका गलत कथन जो था 85 में वो चौथा था कि दुमट्टी मृदा की तुलना में चिकनी मृदा अधिक उर्वरक होती है, ये आपका गलत हो जाता, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आपका 86 था सूचित छिद्र कैमरे द्वारा निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस तथ्य की उपयुक्त व्याख्या करता है। तो 86 का जो आपका ऑप्शन जाता है चौथा जाता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, तो ये आपका व्याख्या कर, इसलिए ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। 87 था उस समुच्चय की पहचान कीजिए जो द्विलिंगी पुष्पों यानी फूलों को उत्पन्न करने में पादपों से बना हुआ है। तो 87 का जो आंसर था वो 4 था, यानी कि सरसों, गुलाब और पिटूनिया। नेक्स्ट आपका 88 था निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए तथा शब्द समूह वाले विकल्प का चयन कीजिए कि सही प्रकार से दिए गए क्रम में रखिए। तो यहाँ पे आपको पैरा दिया गया था और बताया गया था कि यहाँ पे जो क्रम दिया उस क्रम से आपका क्या आंसर जाएगा। तो डब्ल्यू एक्स वाई जेड की जो वैल्यू जाएगी 88 में वो आपको चौथे के साथ जाना था, यानी कि युग्मनज, भ्रूमण, गर्भाशय और गर्भ। तो यहाँ पे जो हमारी डब्ल्यू की वैल्यू हो और एक्स की वाई जेड की वैल्यू होती वो ऑप्शन 4 में होती।
नेक्स्ट 89 क्वेश्चन आपका था, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ सीधी रेखा यानी ऋजु रेखाएं हैं। तो यहाँ पे 89 का जो आपका जाता है पहले के साथ, यानी कि सी आपका गलत हो जाता, बाकी आपके ए बी डी स्टेटमेंट सही हो जाते, इसलिए आपका जो ऑप्शन सही जाता वो आपका फर्स्ट की जाता। यहाँ पे मैथ्स और साइंस का जो लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था 90 की, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में कौन सा संभव नहीं है। तो जो संभव नहीं है वो हमारा पहला ही ऑप्शन था, यानी कि PHS4 प्लस Fe। तो यही हमारा गलत हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, उसके एक्सप्लेनेशन समझ में आएंगे, कैसे आपको सॉल्व करना था। आपको पूरा हैंड रिटन सोल्यूशन के साथ पढ़ाया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा। आज के लिए आपको थैंक